मैं संतोष सर अपने YouTube चैनल गुरु वाटिका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को आज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि सॉलिड कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का सॉलिड होता है, फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? वैसा सॉलिड जिसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो, डिफिनिट हो। और एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? वैसा सॉलिड जिसका रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर नहीं हो, यानी इरेगुलर हो। ठीक है, तो अब हम लोग आज पढ़ते हैं किसे, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन its constituent particle, they are classified into types. क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आपस में जो फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स के नेचर के आधार पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेनली 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है मेरा? मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड और चौथा आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो हमें एक वर्ड याद रखना है, मूव टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया, मैंने क्या याद रखना है? मूव टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? मूव टू MCI। ठीक है, मूव का M से मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर मेडिकल का M से मेटालिक सॉलिड, काउंसिल का C से कोवैलेंट सॉलिड और लास्ट इंडिया का I से आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन? मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और लास्ट आयोनिक सॉलिड। तो इसके लिए क्या याद रखना है? मूव टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मूव का M से मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेडिकल का M से मेटालिक सॉलिड, काउंसिल का C से कोवैलेंट सॉलिड, इंडिया का I से आयनिक सॉलिड। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट सभी सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो दिस सॉलिड हैव molecules as constituent particle which are bonded by van der Waals force or dipole-dipole interaction और हाइड्रोजन बॉन्डेड। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। और यह मॉलिक्यूल्स आपस में van der Waals फोर्स के द्वारा जुड़ा होगा, या डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन के द्वारा जुड़ा रहेगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हो जाता है। तो इस बॉन्ड के नेचर के आधार पर फिर अगेन हम लोग फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो पहला कौन सा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि दिस सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं फिजिकल हैंडीकैप नहीं हूं, तो बस इसे एक वर्ड याद रख लेना है, नो फिजिकल हैंडीकैप। शॉर्ट में हमने दिया, तो NO का N से याद रखना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिजिकल हैंडीकैप का P से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और H से हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। द मॉलिक्यूलर सॉलिड
which consist of either atoms of noble gas or non-polar molecule like H2, Cl2, N2, O2, CH4. अब नॉन पोलर सॉलिड जो होता है तो उसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल पार्टिकल होगा वो या तो एटम हो सकता है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एटम जो होगा वो याद रखना है नोबेल गैस का होगा। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस मेरा नॉन रिएक्टिव होता है, यानी वो नॉन पोलर नेचर का होता है। इसलिए अगर नोबेल गैस लेंगे तो उसका एटम होगा, अदरवाइज हम लोग क्या लेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताया मैंने H2, Cl2, N2, O2, CH4। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या जो पार्टिकल्स होता है, क्रिस्टल पार्टिकल्स होता है, वो आपस में किस फोर्स के द्वारा होता है, डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है या फिर लंडन फोर्स के द्वारा, जो कि एक प्रकार का क्या है, वंडर वॉल फोर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सॉलिड आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है। दूसरा नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिक में प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका लो होता है। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूजुअली इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड आर पोलर मोलिक्यूल लाइक HCl, SO2, सॉलिड NH3, सॉलिड CO2। यानी पोलर मोलिकुलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, जैसे HCl है, SO2 है, NH3 है, CO2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रोंगर डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपस में फोर्स कैरी करता है वो क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स। वो एक प्रकार का वीक फोर्स होता है और उस वीक फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्या, मेरा डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। और पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या होता है, आपस में जो पार्टिकल्स होता है, जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होता है, वो किससे जुड़ा होता है, डायपोल इंटरेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉलिड आर नॉन कंडक्टर, सॉफ्ट एंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यह सॉलिड में क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, यानी इससे इलेक्ट्रिक में प्रवाहित नहीं होता है। यह इंसुलेटर होता है, यह भी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वह भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, या तो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर गैसियस स्टेट में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स विच contain a hydrogen atom linked to a fluorine, oxygen और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में वैसा मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा जिसके में हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो। ठीक है, और यह हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो मेनली याद रखना है, हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग फोन लिखते हैं। फोन का स्पेलिंग क्या होता है, PHONE, फोन। हमें फोन ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्ट में क्या लिखना है हमें, FON, फोन। यानी हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। जैसे एग्जांपल HF
हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से। NH3 हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। H2O हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। इस तरह से ये मेरा क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा, और इसलिए कि ये सभी मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वह दूसरे मॉलिक्यूल के या फिर उसी मॉलिक्यूल के फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो होता है जनरली वो क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड के रूप में होता है एट रूम टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मेरा क्या होगा, सॉफ्ट सॉलिड या फिर वोलेटाइल लिक्विड के रूप में। ठीक है, तो ये भी क्या होता है मेरा, नॉन कंडक्टर होता है यानी इंसुलेटर होता है, अर्थात इससे भी मेरा इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल प्रवाहित नहीं होगा इस सॉलिड के द्वारा, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड पार्ट, जो कि है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड में इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और cation matter ions are known as kernels and they are surrounded by free electrons or embedded in sea of mobile electrons। मेटालिक सॉलिड में जो मैटर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आयंस, जिसे हम लोग केटायंस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कर्नल्स। और इस कर्नल्स के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा घिरा रहता है, इलेक्ट्रॉन से वो घिरा रहता है, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है और उसी मेरा क्या है, कर्नल्स इम्बेडेड है, धंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये ध्यान में रखना है कि जितना कर्नल्स है यानी जितना कैटायन है उतना उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके एक्स्ट्रा में भी ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जहाँ जहाँ कर्नल्स होगा, जहाँ जहाँ मेरा कैटायंस होगा, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन भी उसके पास साथ में उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स बिटवीन कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज द मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक सॉलिड में कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और यह सॉलिड क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी इस सॉलिड से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा, हीट भी आसानी से फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसीलिए यह हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी नेचर को शो करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दे पोजेज लस्टर, मैलेबल एंड डक्टर। यानी इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ये मुलायम होता है और इससे हम लोग पतला खींच के इसे तार इसका बनाया जा सकता है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक सॉलिड। यानी मेटल का प्रॉपर्टी, वैसा सॉलिड जिससे मेटल का प्रॉपर्टी उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड। जैसे फिगर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला, मेटल कर्नल्स। अब इस मेटल कर्नल के चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घिरा रहेगा, सराउंडेड रहेगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक सॉलिड। यानी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कर्नल्स यानी कैटायंस क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें पाया जाता है। समझ गए। तो दूसरे ढंग से अगर हम लोग केमिकल का डिफिनेशन दें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज एटम और केटायन विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मैटर इज नोन एज कर्नल। यानी किसी भी मेटल का हम लोग क्रिस्टल लैटिस ले लिए और उस क्रिस्टल लैटिस में जो भी पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होगा उसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे तीसरा, कोवैलेंट सॉलिड। तो व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड, तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of this solid are atoms either of the same element
और डिफरेंट एलिमेंट। यानी जो भी कोवेलेंट सॉलिड होगा उसका जो एटम्स होगा वो या तो सेम एलिमेंट का होगा या फिर डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये प्राय नॉन मेटल के बीच होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस सॉलिड आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। यानी कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली दिस सॉलिड आर टू टाइप्स। The covalent bonds extend in 3 dimensions forming a non-joint molecule, or the covalent bond extend in 2 dimensions forming joint layers. जब कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंड 2 डायमेंशन में करता है तो वो क्या करता है? एक जेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है। और जब वही कोवेलेंट बॉन्ड 3 डायमेंशन में जब एक्सटेंड करता है तो वह जेंट मॉलिक्यूल के रूप में प्रस्तुत होता है या उसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सभी मेरा क्या है? द कोवेलेंट बॉन्ड आर जेंट मॉलिक्यूल। ये सभी, और इस सभी में जो आपस में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। और ये सॉलिड क्या होता है? वेरी हार्ड होता है। अभी तक में जितना भी सब्सटेंस प्राप्त है, जानकारी है, उसमें तो जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यानी जेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के कारण ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सॉलिड है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो दूसरा टाइप हमने क्या बताया था? जेंट लेयर के रूप में। फर्स्ट क्या था? जेंट मॉलिक्यूल, और सेकेंड था मेरा जेंट लेयर। तो जेंट लेयर का जो मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप्स है, बोरोन नाइट्राइड और कैडमियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉलिड आर सॉफ्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्लिपरी इन नेचर। यानी जेंट लेयर जो होता है वो क्या होता है? स्लिपरी नेचर का होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, नोट, ग्रेफाइट हैज 2 लेयर डायमेंशन स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यदि मान लो हम इस कार्बन को बात करें तो इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ और एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ। यानी एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, और जबकि वही अगर हम एक डायमंड की अगर बात करेंगे, डायमंड में 1, 2, 3 और एक 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन में 4 कार्बन से बॉन्ड डायमंड जो होता है एलोट्रॉप्स, उसमें 4 बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो इसलिए डायमंड में जो मेरा हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? मेरा sp3 होता है, और जबकि ग्रेफाइट में हाइब्रिडेशन क्या होता है? मेरा sp2 नेचर का होता है। ठीक है, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 3.35 एंगस्ट्रॉन। तो समझिए अच्छी तरह से यहाँ तक। और ये दोनों सीट आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है? विक वंडरवाल फोर्स के द्वारा। यानी कमजोर आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल का नाम दिया गया है वंडरवाल फोर्स। आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दैट इज केटायंस एंड एनायन, व्हिच आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस रूप में होता है? केटायंस और एनायंस में। केटायन और एनायन अरेंज होता है वो
3 डायमेंशन में, ठीक है। तो केटायन और एनायन किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। केटायंस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे हो गया Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Ca2 प्लस, etc। और एनायन क्या हो गया, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे Cl माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, Br माइनस, S2 माइनस, etc, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द आयंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स। यानी आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या फिर कूलम्बिक फोर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस एंड दिस नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक सॉलिड में प्रत्येक आयंस के चारों अपोजिट चार्ज आयंस घिरा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली आयनिक कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 4, 6 होता है, ठीक है। वही दिया मैंने कॉमनली, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक सॉलिड आर 8, 6 एंड 4। These solid are quite hard, have low volatility and have high melting point and boiling point। ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ये वोलेटाइल नेचर का कम होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। फोर्स आपस में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसे तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए या उतना ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आयनिक सॉलिड में हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर हाईली ब्रिटल इन नेचर एंड दे हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ये ब्रिटल इन नेचर का होता है, यानी भंगुर टाइप का होता है, जल्दी टूट। उसके बाद आइए जो उसके बीच जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका क्या होता है, क्लोज पैकिंग होता है, जिसके फलस्वरूप इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट इज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड जो है वह सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जबकि मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में यह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मूवेबल इलेक्ट्रॉन के कारण आयनिक सॉलिड मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जबकि वही सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया, हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन द लिक्विड स्टेट। जैसे एग्जाम्पल है मेरा NaCl, KCl, MgCl2, ZnS, CHCl, KNO3, CuSO4, 5H2O और Na2SO4। हमने एक NaCl लिया, एक Na प्लस आयन के चारों ओर 6 Cl माइनस आयंस होता है, तो यानी Na माइनस का Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और एक Cl माइनस के चारों ओर कितना Na प्लस होता है, 6 Na प्लस होता है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मेरा 3 पार्ट्स, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड।
तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जो कि नॉन पोलर का पार्ट में। वही पोलर में क्या होगा, मेरा मॉलिक्यूल्स होगा, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। वही कोवैलेंट सॉलिड का मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाता है, एटम्स होता है। जबकि मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस यानी कर्नल्स इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जबकि आयनिक सॉलिड में मेरा आयंस। एक सिंपल वे में ध्यान रखना है, मेटालिक सॉलिड यानी कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होता है, फिर कोवैलेंट सॉलिड में एटम्स होता है, और मेरा आयनिक सॉलिड में आयंस होता है यानी केटायंस और एनायंस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बॉन्डिंग फोर्स। ठीक है, तो बॉन्डिंग फोर्स में मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड की में 3 पार्ट, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जो नॉन पोलर होता है उसमें मेरा होता है डिस्पर्सन फोर्स, पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है दूरदर्शन हाइलाइट, दूरदर्शन हाइलाइट, दूर का डी से डिस्पर्सन, दर्शन का डी से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और हाइलाइट का एच से हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इधर क्या बताए थे, नोट फिजिकल हैंडीकैप, यानी नोट फिजिकल हैंडीकैप अगर दूरदर्शन हाइलाइट्स को हम लोग मैच कराएंगे तो आसानी से हम लोग बॉन्ड का फोर्स पोजीशन याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड का बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है, मेरा कोवैलेंट बॉन्ड, और जबकि मेटालिक सॉलिड का बॉन्डिंग फोर्स मेटालिक बॉन्ड, और आयनिक सॉलिड का बॉन्डिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉफ्ट सॉलिड या फिर वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, यानी ये हो गया नॉन पोलर का, ये हो गया पोलर का, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड का। जबकि कोवैलेंट सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्ड होता है, जबकि मेटालिक सॉलिड का हार्ड होता है बट ये मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर का भी होता है, जबकि आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉलिक्यूलर सॉलिड तीनों टाइप्स में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। कोवैलेंट सॉलिड में भी मेरा इंसुलेटर होता है, जबकि मेटालिक सॉलिड में कंडक्टर होता है, मॉल्टन और सॉलिस्टर दोनों में। ठीक है, जबकि आयनिक सॉलिड में इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, और जबकि कंडक्टर होता है मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का वेरी लो, पोलर का लो, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का लो, और जबकि कोवैलेंट सॉलिड का वेरी हाई होता है, और मेटालिक सॉलिड का फेयरली हाई होता है, और जबकि आयनिक सॉलिड का हाई होता है। और ये सभी एग्जाम्पल है मेरा, इसे से हम लोग को याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।